खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ इत्ज़ा इम्तियाज़। तो नाज़रीन, पीएसएल का मेला जो है वो जारी है और कल लाहौर के मैदान में भी मैच खेला गया पीएसएल 10 का और लाहौर कलंदर्स मद्दे मुकाबल थे पेशावर ज़ल्मी के। और जैसे ही पीएसएल 10 का मेला लाहौर में आया, लाहौर कलंदर्स को कुछ हो गया। कल हमने लाहौर कलंदर्स को बड़ी मुश्किल में देखा, उस मैच के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आज कोयटा ग्लैडिएटर्स जो हैं वो मद्दे मुकाबिल होंगे कराची किंग्स के, इसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ दीगर खबरों को भी शामिल करेंगे। जो पीएसएल का मेला तो लाहौर में जारी है, लेकिन इसके अलावा लाहौर में और बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो एक टेंस सिचुएशन चल रही है भारत को लेकर, और उसके साथ साथ फिर ये एक पॉलिटिकल मसाइल जो कि क्रिकेट में आ गए और फिर बीसीसीआई की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई। इन तमाम मौज़ूआत को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और इसके साथ साथ सलीम खालिक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। अपने पैनल को वेलकम कहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपकी जानिब आऊँगी जाहिद साहब। कल का जो मैच था, लाहौर कलंदर्स जिस तरह से खेली और नो डाउट क्राउड बहुत अच्छा था, बहुत एनर्जेटिक था। अब तक के जो मैचेस खेले गए हैं पीएसएल में वो एक चार्ज क्राउड था, बाबर के नारे भी हमने सुने, लेकिन लाहौर की परफॉर्मेंस को कुछ हो गया। देखिए हफ्ज़ा, आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि आप पीएसएल सीज़न 10 जो है इसमें उतने क्राउड आया ही नहीं है, क्योंकि रावलपिंडी में क्राउड आया था, फिर मुल्तान में, कराची में तो बिल्कुल ही क्राउड नहीं आया। लेकिन इस खुशकुन इस हवाले से कि कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में, क्योंकि लाहौर में पहला मैच था और मैच भी था ज़ाहिर बाबर आज़म का होम अपना शहर भी है और लाहौर कलंदर का होम ग्राउंड है, तो स्टेडियम तकरीबन जो है 34,000 की कैपेसिटी है और 30,000 के करीब तमाशाई मौजूद थे। और जहाँ तक मैच का ताल्लुक है, टॉस जीता था बाबर ने और बॉलिंग का फैसला किया, तो लगता ऐसा था कि पिच इतनी ख़तरनाक नहीं थी जितनी जल्दी उन्होंने विकेटें गंवाई हैं। और उसमें कहना चाहिए कि रुक कर खेलने की बजाय जल्दबाजी में अपनी विकेटें गंवाते चले गए कलंदर्स के। और फिर अगर सिकंदर रज़ा की इनिंग्स निकाल दी जाए, बहुत ही कम स्कोर था। पावर प्ले में एक मौके पे 5 विकेटें गिर चुकी थी, लेकिन सिकंदर रज़ा की अच्छी इनिंग्स या टेल एंडर्स की जो 129 तक पहुंच गए। फिर ज़ाहिर है कि 90 अच्छी बैटिंग की जवाब में पेशावर ज़ल्मी ने। बाबर जिन पर बड़ी तवक्को की जाती थी और ज़ाहिर मुसलसल फ्लॉप जा रहे थे, स्कोर नहीं कर रहे थे, और आपने देखा होगा कि 2 या 3 जो अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली हैं, इसमें भी ऐसा लगता है जैसे उनको शुरू में ही मुश्किल पेश आई है। चांस भी मिला है, चांस इस सेंस में कि रिव्यू पर या अंपायर ने आउट दे दिया, रिव्यू पर बच गए, और लेकिन बाद में वो अच्छा खेले है। लेकिन बाबर के लिए बहुत अच्छा था, और क्योंकि हर जगह पे अगर आप जाएं तो बाबर के लिए नारे तो वैसे भी लगते हैं, लोग चाहते भी हैं कि वो बड़ा स्कोर करे, और ये क्योंकि उनका अपना सिटी था और काफ़ी तादाद में लोगों ने बाबर के नारे लगाते रहे। एक अच्छा मैच कल देखने को मिला, लेकिन जल्दबाजी में विकेटें गंवाई हैं लाहौर कलंदर ने। लाहौर के बहुत से लोग हमें भी मिले, क्योंकि हमने वहाँ पर मैच देखा। जो फैमिलीज़ आई हुई थी उनका कहना था कि हमारी दिली ख्वाहिश है लाहौर कलंदर जीते, लेकिन हमारी दुआ है कि बाबर स्कोर भी करे। तो एक अच्छा मैच था, और मेरा ख्याल है इसलिए भी अच्छा हो गया क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर अब पोजीशन जो है निस्बतन ज़रा दिलचस्पी बढ़ जाएगी कि ज़ल्मी जीत गई है। और ज़ल्मी का जी शायकीन जब जा रहे थे हम वहाँ पहुँचे कारदार वाला, आप भी गए हुए थे मैच देखने, क्या सूरत हाल रही? जी हाँ, दोनों गए हुए थे, दोनों गए। तो फिर दूसरी बात ये करना चाहता हूँ कि नाहिद राना जो हैं बांग्लादेश के फास्ट बॉलर, जिन्होंने टेस्ट मैच में मुश्किल पेश आई थी, बाबर को आउट भी किया था, वो उनको रिलीज़ कर दिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। यकीनी तौर पर उसका ज़ल्मी की टीम को फ़ायदा पहुँचेगा। वाली बात यूसुफ आप बता दें। सब बताएंगे वो जब हम स्टेडियम में एंटर हुए हैं फीफा फुटबॉल हाउस, क्योंकि जिस किस्म का यहाँ पे कज़ाफ़ी स्टेडियम है, एक एंड पे फिरोजपुर रोड है, दूसरे पे लिबर्टी है, दरमियान में निश्तर पार्क का इलाका है, तो एंट्री के लिए फीफा फुटबॉल हाउस की तरफ उन्होंने गेट बनाया हुआ है। वहाँ से 6 या 7 ऐसे शायकीन भी आए हुए थे, लगता था कि वो फर्स्ट टाइम एंटर हुए हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में। तो उनको बार बार जब हम समझाते थे कि कौन से इनक्लोयर में जाना है, तो उन्होंने कहा जी कि ये देखें हमारे इनक्लोयर का गेट नंबर 3 है। उनको बताया कि अब्दुल हफीज़ कारदार हैं, वो इतने सादा और मासूम थे तो बार बार कहते थे कि हफीज़ किरदार, तो उनको बताते थे कि पाकिस्तान टीम के पहले कैप्टन है। लेकिन खुशी इस बात की हुई वो कज़ाफ़ी स्टेडियम देखने के लिए या मैच देखने के लिए भारी तादाद में लोग आए हैं, और बहुत से लोग ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम आए। बिल्कुल, और ये अच्छा है, इमेज पे जाएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो क्रिकेट के मैदान हैं वो भी दोबारा से आबाद होने चाहिए, इस तरह से बाहर से लोग आए मैच देखने के लिए, और अच्छे मैचेस भी इसके लिए होना ज़रूरी है। सलीम साहब, आप क्या कहेंगे? क्योंकि कल का मैच इसलिए भी इंटरेस्टिंग था, एक जानिब लाहौर कलंदर्स, फिर उसके अलावा जो कैप्टनसी के मामला थे, फिर अपोजिट टीम में पेशावर ज़ल्मी में बाबर परफॉर्म कर रहे थे, तो इसलिए भी जो क्राउड में एक एनर्जी थी वो बहुत डिफरेंट थी। देखिए, मैं तो हमेशा यही बात कहता हूँ कि लाहौर में कोई भी मैच हो, लाहौरी जो है वो स्पोर्ट्स के शौकीन है, चाहे वो कबड्डी हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, कुछ भी हो, लाहौरी आ जाते हैं। तो एक्सपेक्टेड था और यही हुआ कि कल सबसे अच्छा
मेरे ख्याल में पूरी इस PSL में सबसे ज्यादा क्राउड कल ही आया मैच में और एक अच्छा माहौल था। एक और प्लस पॉइंट लाहौर में जो मैच होता है उसका होता है क्रिकेट का कि जो लाहौर कलंदर के फ्रेंचाइज है वो लोग काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो कल भी जो टीवी पे बार बार दिखा रहे थे, जो मैंने देखा कि एक इंक्लोजर पूरा ऐसा था जिसमें सारे बच्चे लग रहे थे कि लाहौर की किट पहने हुए थे, शर्ट उनकी, और लाहौर के ओनर भी वहाँ बैठे थे। शायद उन्होंने पूरा इंक्लोजर इस तरह से लिया हुआ था, सबको शर्ट्स वगैरह भी तकसीम की थी। बाकी क्राउड मिक्स था। जो हमारे पठान भाई थे वो ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे थे, और चूंकि स्टेडियम में जाके देखने में और टीवी पे जाके देखने में बड़ा फर्क है। ये टीवी पे नजर आई चीज मुझे जैसे कोई चीज हो रही होती थी, ऐसे जैसे ज़ल्मी वाले के टीम ने कोई अच्छा कुछ किया तो क्राउड में से कोई उठता था और जो पीछे शायद बैठे होते थे उनके सामने जाके ये हाथ हिलाता था, मतलब वो करता था कि देखो मेरी टीम इस तरह परफॉर्म करी। मतलब मिक्स था, ऐसा नहीं था कि सारा क्राउड उनके साथ था। तो एक क्राउड के लिहाज से बड़ा अच्छा था, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस देखें तो उसने बड़ा मायूस किया। और जाहिर है जब 77 पे शायद 7 विकेटें गिर चुकी थी ऐसे, तो उसके बाद कुछ बचा नहीं था मैच में। और ज्यादातर प्लेयर अपने गलत शॉट्स खेलकर आउट हुए। फखर को देखें, फास्ट बॉलर को पूरी विकेट छोड़ के उन्होंने मार रहे थे, किस तरह आउट। इवन अब्दुल्ला शफीक जैसा प्लेयर जो देख के खेलता है वो, और जो बाहर के फॉरेन प्लेयर है वो भी परफॉर्म नहीं कर पाए, सिवाय सिकंदर रजा जिन्होंने सेकंड मुसलसल 50 बनाई है और उनकी वजह से 100+ स्कोर हुआ। रही बात बाबर की, तो बाबर को एडवांटेज था ये कि स्कोर बहुत कम था, 130 रन का ताक़ुब करना था, यानी 6.5 रन रेट था, कोई प्रेशर नहीं था। बाबर अपने मखसूस स्टाइल में भी अगर थोड़ा और स्लो भी खेल लेते तो भी सुकून से उनकी टीम जीत जाती। अगर ज्यादा रन हो स्कोर बोर्ड पे लगे हुए 200, 210, 180, 190, तो बाबर प्रेशर में आते हैं कि शुरू से ही उनको मारधाड़ करनी है, उस चक्कर में फिर उनकी फॉर्म मुतासर होती है। तो कल आइडियल सिचुएशन थी बाबर के लिए भी, इसलिए बड़े सुकून से वो खेले और उन्हें 50 भी मुकम्मल की। एक बार LBW अंपायर को दे दिया था, लेकिन फिर वो जब रिव्यू में पता चला कि वो गेंद तो विकेट से बाहर जा रही थी। इसी तरह हुसैन तलत ने भी अच्छी एक इनिंग खेली, कम स्कोर था इसलिए बड़ा ही अच्छे अंदाज में ज़ल्मी ने पूरा कर दिया। और ज़ल्मी की फतह जरूरी भी थी क्योंकि इवेंट में भी काफी मैचेस बाकी हैं और इवेंट को लाइव रखने के लिए जरूरी है कि सारी टीमें फतवात हासिल करें पूरे। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जैसे कि हम क्राउड के हवाले से आप जो भी डिस्कस कर रहे हैं कि जहां पे फ्रेंचाइज मालिकान टीम को ओन करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ शहरियों ने भी अपनी टीम को ओन किया है। और ना सिर्फ वो कल लाहौर के लिए बल्कि क्राउड था स्टेडियम में, वो पेशावर ज़ल्मी के हवाले से भी लोग वहां पर मौजूद थे, बाबर को परफॉर्म करते हुए देखना चाह रहे थे और फिर बाबर ने कल परफॉर्म भी किया। यूसुफ, कल मैच देख कर आए, ज़रा आंखों देखा हाल वाक़यात आप डिस्कस कर रहे थे, बताइएगा। देखिए लाहौर की टीम लाहौर में खेल रही और जिस तरह की परफॉर्मेंस थी वो तो बिल्कुल मायूस कौन थी, और ख़ासतौर पर लग रहा था कि जैसे लाहौर कलंदर की टीम ओवर कॉन्फिडेंस हो चुकी है। यूसुफ आसफ अली से ओपनिंग भी तो करा दी कप्तान, और मोहम्मद नईम की जगह तब्दीली उन्होंने की, आसफ अली को ओपनर खिला दिया, ऐसा कहीं भी नहीं होता। ना उनको लग रहा था मुल्तान ने चेंजेस की रास आ गई, उन्होंने डिफरेंट किस्म के चेंजेस कर दिए। चेंजेस अक्ल से करनी चाहिए ना, अगर आप मिडल ऑर्डर जहाँ पर खेलता है आसफ अली, हमेशा उसने वहाँ पर क्रिकेट खेली है, तो आपने उसको अचानक एकदम से डेब्यू भी करवाया PSL में सीज़न 10 में और पहले मैच में खिला दिया, और उनको बिल्कुल बात समझ ही नहीं आई क्योंकि वो नॉर्मली पीछे खेलते हैं जब उस वक्त आते हैं जब बॉल थोड़ा पुराना हो जाता है, आखिरी ओवर्स होते हैं, उनको सिर्फ चांस होता है कि आपने मारधाड़ी करनी है। तो उसके बाद आप देखा कि आसफ अली की जिस तरह आउट होने के बाद फ़खर जमां का आउट होना, मैं कहना वो काबिल शर्म बात थी फ़खर जमां के लिए, क्योंकि जिस तरह की वो इनिंग्स खेलते आ रहे हैं, जिस तरह की उनकी तजर्बा है, और एक ऐसी बॉल को आप जो लेग स्टंप पर आखिरी विकेट को टकरा रही है, आप उसको ऑफ साइड पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, गली में खेलने की, तो मेरे ख्याल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक जब लो स्कोरिंग स्कोर आपका होता है, कम स्कोर आपका दिफा करते हैं, तो आप हमेशा आप जो टॉप 4 बॉलर्स होते हैं वो आप अच्छे अपनी प्लानिंग के तहत वहाँ मैदान में उतारते हैं। हमने देखा कि वहाँ पर आपने डैरल मिचेल को खिला दिया, उनसे बॉलिंग करवा ली, तो उससे पेशावर ज़ल्मी की जो इब्तिदा में उनकी 3 विकेटें गिरी थी, थोड़ा उनके प्रेशर पड़ा था। 2 विकेटें गिरने के बाद वो अपने सारा ज़ाहिर कर दिया। लगता है कि बगैर किसी होमवर्क के लाहौर की टीम खेली, सिर्फ इस बना के कि हम लाहौर में खेल रहे हैं, क्राउड में सपोर्ट करने आए तो हम ही जीतेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी टीम आसान नहीं होती, चाहे कोई जिस मैदान में भी आप खेल रहे हो, आपको पूरा भरपूर होमवर्क करने की ज़रूरत होती है। यकीन किया जा सकता है कि आप जिस तरह की गलतियाँ कल के मैच में देखने को मिली हैं,
लाहौर कलंदर को थोड़ी अक्ल आई होगी यकीनी तौर पर। बिल्कुल, और हमने लो स्कोरिंग मैच को भी फंसते हुए देखा है। जाहिद साहब, बहरहाल हम अगर आज के मैच की बात करें, कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर, सबसे पहले तो कराची किंग्स के तजर्बाकार जो प्लेयर हैं केन विलियमसन, वो वापस आए हैं। उनको जो रिसीव जिस तरह से किया गया उस हवाले से भी हमने देखा सोशल मीडिया पर कुछ बातें हो रही हैं। फिर इसके साथ साथ जो दोनों टीम्स की पोजीशन है, कराची किंग्स अपने 5 में से 3 मैचेस जीत चुकी है और अगर कोयटा की बात करें तो वो 3 में से 1। तो आज का कंपटीशन कैसा है? दोनों टीमों के दरमियान ये इस सीज़न का दूसरा मैच है। पहला मैच जो हुआ था वो कराची किंग्स जीत गई थी 56 रन पे, जिसमें गालबन 70 रन किए थे जेम्स वेंस ने। जहाँ तक केन विलियमसन का आपने जिक्र किया, कराची किंग्स ने प्रैक्टिस किया कज़ाफ़ी स्टेडियम के साथ ही मुल्क है LCCA ग्राउंड, जहाँ खूब उन्होंने बैटिंग प्रैक्टिस किया। चांस है, तवक्को है कि वो आज का मैच खेलेंगे। और जो आपने जिक्र किया है वो सोशल मीडिया में काफ़ी मजाक बनाया गया, क्योंकि केन विलियमसन जब आए थे लाहौर के एयरपोर्ट पे तो उनको जो लेने गई थी वो हमारी कोई 10 साल पुराने मॉडल की गाड़ी थी। तो आपको पता है सोशल मीडिया के नाज़रीन और सार्फिन जो है वो तो बख्शते नहीं हैं। उनका कहना था कि केन विलियमसन बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, ये इन्होंने क्या किया कि इस गाड़ी को भेज दिया। लेकिन मेरा ख्याल केन विलियमसन ने शायद माइंड नहीं किया होगा। और केन विलियमसन के आने से यकीनी तौर पर किंग्स की बैटिंग जो है वो बेहतर हो जानी चाहिए। और क्योंकि इसके पहले ज़्यादातर 2 मैचेस जो जीते हैं उसमें जेम्स वेंस की वजह से जीते, एक में वार्नर ने भी अच्छा स्कोर किया। टिम सैफर्ड अभी तक वो फॉर्म नहीं दिखा सके जो उनसे तवक्को की जाती है। और देखते हैं आज का मैच कैसा रहता है, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अभी 3 में से 1 मैच जीता, 2 मैच हार चुकी है। केन विलियमसन के आने से कराची की टीम ज़्यादा मजबूत होगी है बैटिंग के हवाले से, कि हमने कन्फर्म किया है कि वो तमाम मैचेस के लिए दस्तियाब होंगे, प्ले ऑफ के लिए भी। अब जो बाकी 5 मैचेस वो भी खेलेंगे वो, और उसके बाद जो प्ले ऑफ मरला होगा उसमें भी हिस्सा लेंगे। तो इससे यकीनी तौर पर जो कराची की एक मजबूत टीम को पहले भी शुमार किया जा रहा था कि वो अच्छी टीम, इस वक्त उनका कम्बिनेशन सबसे अच्छा है। उन्होंने पैसे भी ज़्यादा इस बार खर्च किए हैं, तो यकीनी तौर पर उसका फ़ायदा उनको नज़र आता होता है आते मैचेस में। बिल्कुल। सलीम साहब, आप बताइएगा, आपको क्या लगता है कराची किंग्स के में केन विलियमसन के वापस आने के बाद टीम में कितना फ़र्क पड़ सकता है? बिल्कुल अच्छा फर्क पड़ेगा। केन विलियमसन बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है और अच्छा परफॉर्म करते चले आए हैं। तो जब कोई एक ऐसा प्लेयर आता है जिसको काफी एक्सपीरियंस भी हो, तो ना वो खुद परफॉर्म करता है बल्कि दूसरे लोगों के भी हौसले बढ़ जाते हैं उसको देखकर। तो होपफुली कराची की अच्छी परफॉर्मेंस सामने आएगी अपने होम ग्राउंड से। अब वो यहाँ आए लाहौर, तो होना तो यही चाहिए। साथ में इस चीज में थोड़ा इजाफा करना चाहता हूँ कि इस्तकबाल, ये गाड़ी वाली जो बात है, ये हमारी ना अजीब सी एक मेंटेलिटी है कि हमारी जो कौम है या इंडियंस भी उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमारा मजाक उड़ाते रहते हैं कि नॉन इश्यूज में बढ़ जाते हैं। विलियमसन को कोई परवाह नहीं होती कि कौन सी गाड़ी है, वो 10 साल पुरानी गाड़ी में मिल गई। अरे छोड़ो ब्रो। अब मैं आपको एक मिसाल दूं, मैं न्यूजीलैंड गया था कुछ साल पहले, तो डोमेस्टिक एक ट्रैवल मैं कर रहा था। जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो मैंने वहां पर देखा कि विलियमसन जा रहे और विलियमसन की गोद में उनका बच्चा उसका छोटा था, वो है, एक हाथ से वो अपना सामान जो है वो उठाए हुए। बाकी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने, किसी ने यहाँ बैग लटकाया हुआ था, किसी ने कहा, वो सब अपना सामान अपने हाथ से खुद लेकर जा रहे। जहाज में एक प्लेयर मेरे बराबर में भी बैठा था, सारे प्लेयर मिक्स। जब जहाज वापस लैंड किया वहां पे तो इसी तरह हुआ, सबने अपना अपना सामान उठाया और उसके बाद इसी तरह एक बस आई नॉर्मल सी, उसमें बैठे और चले गए। तो ये गोरे इतना सोचते नहीं है कि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश में होता है कि भाई इनके लिए गाड़ी अच्छी आनी चाहिए, इनके लिए ऐसा होना चाहिए, उनके लिए वैसा होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ आप देख लें यहाँ के मुल्कों में इस तरह की चीजें नहीं होती। लेकिन चूंकि अब ये सोशल मीडिया का दौर है ना, और इंडियंस हर चीज में लगे। सोशल मीडिया को तो कोई नहीं रोक सकता, आपको पता है, पर सोशल मीडिया वालों को मौका चाहिए, वो किसी भी चीज को जो है वो शामिल होंगे। इंडियन भी इसमें कि यार चलो इस चीज को पकड़ लें कि यार चलो पाकिस्तान को यहाँ पे नीचे दिखाएं, लेकिन मेरा ख्याल है ये कोई ऐसा इशू था नहीं। चले ठीक है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैं आगाज़ करूंगी ब्रेक के बाद गुफ्तगू का। सलीम साहब, आपसे कहिएगा, PSL फ्रेंचाइजेस के जो इश्यूज हमने अपने प्रोग्राम में पहले भी डिस्कस किया। अब मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान के जो फ्रेंचाइज मालिक हैं उनकी जानिब से जो कहा गया कि अब अगर इस सीज़न, नेक्स्ट सीज़न में अगर फ्रेंचाइज मज़ीद महंगी हुई, टीम मज़ीद महंगी हुई, तो वो नहीं ख़रीदेंगे। इस तरह के जो मसाइल सामने आए, फिर बयानात सामने आ रहे हैं, आपको लगता है PSL 11 में चीज़ें ज़्यादा मुख्तलिफ और बहुत मुश्किल हो सकती हैं? जी देखिए, इशू तो ये बहुत बड़ा है क्योंकि अली तरीन जो मुल्तान सुल्तान के ओनर हैं, इन्होंने PSL 10 से पहले ही इस तरह के बयानात देना शुरू कर दिए थे। लीग का मॉडल ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, ये तभी लोग शक का इजहार कर रहे थे कि क्या वजूहत है। फिर अब वो खुद खोल के कह रहे हैं कि जी अब क्योंकि होना ये कि 10 सीजन पूरे हो रहे हैं, अब PCB ने सारी टीमों को मौका दिया था
कि अगर वो रखना चाहते हैं फ्रेंचाइज तो बता दें। तो सबके सब ने 6 के 6 ने बोला कि हम रखना चाहते हैं। लेकिन अब अली तरीन का एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि जी क्योंकि वैल्यूएशन होनी है टीम की, उसमें अगर 25% इंक्रीज हुआ तो फिर शायद वो टीम को ना रखें और फिर रीबिडिंग में जाए। इसका मतलब ये है कि शायद इसमें भी एक टीम को, पाकिस्तान को, ये पीसीबी को चेंज करना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, अगर अली हट गए पीछे। क्योंकि इससे पहले जो ग्रुप था वो भी यही नुकसान का कहकर छोड़ गया था पीएसएल को, क्योंकि नुकसान तो इनको हो रहे हैं। इनकी सालाना फीस 1 अरब 8 करोड़ रुपए है, जो वैल्यूएशन के बाद 1.5 अरब तक हो सकती है। और इनको पता भी था, सब कुछ जानते हुए उन्होंने टीम खरीदी, फिर अचानक ये इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं, ये चीज समझ से बाहर है। दूसरी तरफ पीसीबी यूं फंसा हुआ है कि उसने अगर एक टीम की फीस कम की तो दूसरी भी सारी टीमें कहेंगी कि कम करो, और जो रूल है वो भी इजाजत नहीं देते किसी एक टीम की फीस कम की जाए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अली तरीन को पीसीबी ने कुछ कहा नहीं, कोई इनको नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो हो सकता है पीसीबी खुद भी ये चाह रहा हो कि क्योंकि अगली जो 2 टीमें आनी है, पीसीबी के ऊपर प्रेशर है कि 2-2 अरब रुपए की वो बेचे, और उसको मार्केट लग नहीं रही इतनी। तो अगर ये फ्रेंचाइज वैल्यूएशन के बाद इतनी प्राइस रखे, मुल्तान सुल्तान की भी 1 अरब 9 करोड़, तो अगली टीम जो भी बेचनी होगी वो 1.25 अरब तक की बेचनी पड़ेगी, जो शायद बिक जाए। लेकिन पीसीबी जराए कहते हैं ऐसा नहीं है, हम क्यों अपनी लीग को खुद डीवैल्यू करना चाहेंगे। पीसीबी तो यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा हमें रकम मिले। लेकिन साथ एक और चीज भी हमने देखी कि अमेरिका के कुछ 1-2 लोग हैं जिन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया कि ठीक है, अगर मुल्तान सुल्तान के अली तरीन छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें, हम उसी कीमत पे खरीदने में इंटरेस्ट शो किया। तो ये एक चल रहा है मालूम मामला। लेकिन इस वक्त लग ऐसा रहा है कि मुल्तान सुल्तान की इंतजामिया पीसीबी को दबाव में लेना चाह रही है ताकि दबाव डालकर अपनी फीस वगैरह कम कराया जाए। लेकिन मैं फिर ये कह दूं कि रूल्स इसकी कोई इजाजत नहीं देते कि किसी एक टीम की फीस कम कर दी जाए, और इन्होंने सोच समझ के टीम ली थी, तो इनको भी ये सोचना चाहिए कि अब एकदम से क्यों इस तरह के स्टेटमेंट थे। बिल्कुल, और ये भी कुछ हद तक पहले से अंदाजा था कि जब 10 साल मुकम्मल होंगे तो इसके बाद बहुत सी चेंजेस आएंगी, और यकीनन जो टीम है वो महंगी होगी या उसका जो प्राइस है वो बढ़ेगी। लेकिन बहरहाल जहां पर ये इश्यूज चल रहे हैं, इसके साथ साथ आजकल की, यूसुफ आपकी जानिब आऊँगी, आज एक जो मज़ीद एक टेंस सिचुएशन चल रही है, जैसे पाक भारत इश्यूज चल रहे हैं। लेकिन हमेशा से कहा जाता है कि हमेशा खेल को सियासत से दूर रखना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसमें बीसीसीआई भी कूद पड़ा। और पहले भी हमने देखा बायलैटरल सीरीज़ नहीं होती थी, लेकिन फिर भी इस हवाले से उनका एक बयान सामने आना, और फिर उसके साथ साथ नीरज चोपड़ा जो उनको अब वजाहतें देनी पड़ी हैं, जिन्होंने अपने इवेंट के लिए अरशद नदीम को दावत दी थी और अब वो वजाहतें देते फिर रहे हैं। ये खेल को, आपको लगता है कि हमेशा से खेल को दूर रखना चाहिए इस तरह की सियासत से? बिल्कुल हिफ्ज़ा, ये जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है और ख़ास तौर पर उनके जो नायब सदर राजीव शुक्ला हैं, हमेशा जब भी पाकिस्तान मुखालिफ बातें होती हैं वो बढ़ चढ़ कर पेश होते हैं उसमें। और अभी उन्होंने कंपनी की मशहूरी के लिए, अभी पहलगाम वाक़या हुआ भी नहीं ज़्यादा, उसके ऊपर बढ़ चढ़ पेश भी नहीं किया गया था, लेकिन जिस तरह झूठ का सहारा लेकर इंडियन मीडिया ने सारा वाक़या वो बयान किया और सारा मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की, बिल्कुल यही जो था रवैया इंडियन क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला का भी था। भाई 2013 से तो पाकिस्तान इंडिया के दौरान बायलैटरल सीरीज़ हो ही नहीं रही है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम इंडियन उससे नहीं खेलेंगे। जहाँ तक नीरज चोपड़ा की बात की, तो नीरज चोपड़ा ने एक बड़े अच्छे माहौल में उस वक्त बात की थी, उनको मदऊ किया था अरशद नदीम को अपना व्हाट्सएप पैगाम के ज़रिए अपने इवेंट पे आने के लिए, जब ये चीज़ें नहीं आ रही थी। अब जिस तरह झूठ का एक पुलंदा बनाया गया इंडियन मीडिया की जानिब से, मेरे ख्याल में बेशर्मी और झूठ का कोई अगर कोई अवार्ड होना चाहिए दुनिया में तो इंडियन मीडिया को मिलना चाहिए। और जिस तरह उन्होंने एक बार फिर खेल में सियासत को लाने की कोशिश की है पहले की तरह, तो मेरे ख्याल में अब सब दुनिया पर वाज़ेह हो चुका है कि इंडियन मीडिया सबसे बड़ा झूठा है, हमेशा वो पाकिस्तान के मुखालिफ चीज़ों को सामने लाने में पेश रहता है। और बड़ी क्विक सर्विस, 5 मिनट बाद ही जो है वो इल्ज़ामात शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप कहते हैं कि इससे बड़ा झूठा दुनिया में कोई नहीं हो सकता जितना इंडियन मीडिया झूठा है। नीरज चोपड़ा ने 24 मई को एक इवेंट रखा था बेंगलुरु में, जिसके लिए उन्होंने अरशद नदीम को मदऊ किया था। उस वक्त ये सब चीज़ें नहीं हुई थी। 2 दिन बाद ये वाक़यात सामने आए, तो उसके बाद फिर अब नीरज चोपड़ा को वहाँ पर लोगों की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के एक बंदे को क्यों मदऊ किया। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, अपना झूठ की दुकान को आप बंद करें और जो चीज़ें हकीकत दुनिया में उसको सामने लाएं। नीरज चोपड़ा ने एक अच्छे जज्बे के तहत ये उनको मदऊ किया था, लेकिन अरशद नदीम ने पहले ही मना कर दिया था कि उनके पास क्योंकि साल भर के जो इवेंट से पहले से तयशुदा उनकी मसरूफियात हैं, जिसकी बिना पर इस इवेंट का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। क्योंकि अरशद नदीम ने 22 मई को कोरिया जाना है, 24 मई को ये नीरज चोपड़ा का वहाँ पर इवेंट था, तो ये तो मुमकिन नहीं था कि अरशद वहाँ पर जाते। लेकिन जिस तरह इंडियन मीडिया ने इस सारे मामले को खींचा है और चीज़ों को आपस में गड़बड़ किया है, तो मेरे ख्याल में उनको शर्मानी चाहिए।
बिल्कुल जाहिद साहब, हम बीसीसीआई की ही बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आईसीसी में भी हम देख रहे हैं कि इंडिया का बड़ा कंट्रोल है। जय शाह की अगर बात की जाए तो आपको लगता है कि वो मज़ीद मसाइल जो हैं वो पाकिस्तान के लिए पैदा नहीं करेंगे? फिर चाहे वो किसी भी तरह के, चाहे ब्रॉडकास्टर से रिलेटेड वो इश्यूज़ हो सकते हैं। बायलैटरल वैसे ही 2013 के बाद नहीं हो रही थी सीरीज़, लेकिन फिर से उन्होंने इस चीज़ को रिपीट किया कि सीरीज़ नहीं होनी चाहिए। हिफ्सा देखिए, आईसीसी को पहले भी हम बहुत दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही कहा जाता है, क्योंकि जय शाह पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह थे, फिर आईसीसी के बन गए। उसके बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई है वो सबके सामने है कि आखिरी दिन तक ये मालूम नहीं था कि होगी नहीं होगी, और होगी तो कहाँ होगी। फिर भारत ने वही हट दर्मी का मुजाहरा किया जो मखसूस किया जाता है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें भी आने से इनकार किया। और यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि जो इंडियन ब्रॉडकास्टर थे उन्होंने गलतियाँ की, और शायद जानबूझकर की। इंडियन तराना बजा दिया गया और कहीं का फ्लैग का इशू बना दिया गया। और यहाँ तक मौजूदा ये सूरत हाल है, वो दोनों बोर्ड जो तय कर चुके हैं कि पाकिस्तानी टीम वहाँ पर नहीं जाएगी। जैसे कि विमेन टीम ने क्वालिफाई किया वर्ल्ड कप के लिए और न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। लेकिन हालात जिधर अब जा रहे हैं, आईसीसी फ़िलहाल तो खामोश तमाशा ही है, लेकिन आईसीसी से कुछ अच्छा तवक्को करना मैं समझता हूँ कि वो भी हमारी खामख्याली होगी, या कि आईसीसी पाकिस्तान का साथ देगा। बिल्कुल। सलीम साहब, आप इस इशू के हवाले से क्या ऐड करना चाहेंगे? देखिए, यूसुफ साहब ने बिल्कुल ठीक बात बोली कि अभी तो कोई सीरीज हो ही नहीं रही, तो फिर राजदूत शुक्ला को आके क्यों ये बोलने की जरूरत पेश आई। और इंटरेस्टिंग बात ये साथ में उन्होंने ये भी बोला कि आईसीसी इवेंट में खेलना हमारी मजबूरी होती है, क्योंकि वो आलमी टूर्नामेंट्स है। यानी पॉलिसी तो पुरानी है ना कि बायलैटरल खेलो नहीं और आईसीसी इवेंट्स में खेलो। तो अभी कुछ भी नहीं, बस उनको एक देख रहे थे कि पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात उनकी मीडिया ने गलत खबरें फैला कर इतने ज्यादा बढ़ा दी हैं कि उनको हर कोई अपनी अपनी दुकान चमका रहा है। तो बीसीसीआई भी सामने आ गया और उन्होंने भी इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया। तो अभी देखें, एशिया कप होना है इंडिया की मेजबानी में, शायद वो वैसे ही यूएई में होना है, लेकिन देखना ये होगा कि उसमें क्या इंडिया करता है। अगर वाकई इंडिया उसमें कहते हैं कि जी हाँ हम टीम नहीं भेज रहे अपनी, ये क्योंकि उसके एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह भी अब पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी है, तो हम मानेंगे कि संजीदा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो अभी तक तो सब ये गीदड़ बत्तियां हैं, बस अपनी इंडियन क्रिकेट बोर्ड की आदत है इस तरह की बातें करने की। मुझे नहीं लगता कुछ होगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा कि आईसीसी एसीसी इवेंट्स में दोनों टीमें खेलेंगी, और बायलैटरल क्रिकेट तो पहले कौन सी हो रही है जो अब नहीं। ठीक है, बायलैटरल सीरीज़ तो पहले भी नहीं हो रही थी, लेकिन फिर चीज़ों को रिपीट करना शायद एक मज़ीद टेंस सिचुएशन पैदा करने के लिए इंडिया की जानिब से हमेशा इस तरह की कोशिशें की जाती हैं। बहरहाल डिस्कशन को जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के मेंटोर और वेस्ट इंडीज के साबिक कप्तान सर विवियन रिचर्ड्स, मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान के एक प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर के लिए सलीम खालिक को इंटरव्यू दिया है। आइए आपके लिए पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं क्रिकेट कॉर्नर। पीएसएल के दिलचस्प मैचेस इन दिनों मुल्क भर में जारी हैं, और जहां दुनिया भर से कई मारूफ मौजूदा क्रिकेटर्स यहां आए हैं, वहीं साबिक अजीम कुछ खिलाड़ी भी पाकिस्तानी सरजमीन में मौजूद हैं। इन्होंने अपने खेल से पहले लुत्फानंदोज़ किया था पाकिस्तानी शायकीन को। अब वो बतौर खिलाड़ी तो नहीं, लेकिन मेंटोर या कोच की हैसियत से ग्राउंड के बाहर मौजूद होते हैं और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हैं। इन्हीं में से एक नाम है विवियन रिचर्ड्स का। कौन ऐसा क्रिकेट शायक है जो इन्हें नहीं जानता? अगर आप मौजूदा दौर के अजीम क्रिकेटर से बात करें, चाहे वो विराट कोहली हो, बाबर आजम हो या कोई और हो, उनसे पूछें कौन सा खिलाड़ी सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, तो विवियन रिचर्ड्स का नाम ज़रूर सामने आता है। गो के बहुत से मौजूदा क्रिकेटरों ने एक्शन में नहीं देखा होगा, लेकिन उनकी वीडियोस मौजूद हैं, और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रहती थी इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो अब भी लोग याद करते हैं और बातें उन पर होती हैं। तो हमें आज ज्वाइन करेंगे लाहौर से विवियन रिचर्ड्स, और उनसे हम पूछेंगे उनका अब तक का जो पीएसएल में सफ़र रहा है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ 10 साल से वो बतौर मेंटोर मुंसलिक हैं, अभी भी यहाँ आए हुए हैं, और मैचों के दौरान बहुत ज़्यादा
एनर्जेटिक होते हैं। आप देखते होंगे कि जब कोई खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करे तो विव रिचर्ड्स उसको दाद देते हैं, कोई कैच ड्रॉप हो या कुछ और हो तो गुस्सा करते भी नजर आते हैं। हम उनसे पूछेंगे उनके कैरियर के हवाले से और कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात करेंगे, तो बातचीत का आगाज करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। यू हैव बीन एसोसिएटेड विद कोयटा ग्लैडिएटर फॉर several years now. How has that journey? Oh, it's been a very good journey. The 10 years that we would have been here, I've always had an enjoyable time. The people, you know, who you work with have always been very good in terms of their professionalism. I'm just so excited that the PSL has come such a long way. You have been visiting Pakistan as a cricketer in the past, and now you are connected with Quetta as a mentor. How different has the experience been? Oh, it's a great experience. I've always, when we toured here in the 70s, we've always felt that Pakistan was a great place to be. The cricketers that Pakistan would have produced over the years have been just good in a very good way. The Javed Miandads and all the modern day players that you have today. The PSL in itself is making strides in terms of its popularity. And because of these things, you know, I'm very excited to be in this part of the world. Are you satisfied with the team performance this year? Well, you can say we were pretty satisfied with the first match that we would have played in Islamabad. I think we were very good, but then we fell back the last two matches. But I believe that we are professionals. We have a fair idea of exactly where we have gone wrong, and hopefully in the remaining matches we can do justice to what the Quetta Gladiators is all about. How did you find Saud Shakil as a captain? Well, he's a young man just starting his role as captain, and I guess as he goes along, the support that he gets is going to be vital. He's a very good cricketer in my opinion, and a very intelligent young man. And when you have such, you just got to give him some time in order for him to progress. Is the team feeling the absence of Sarfraz Ahmed on the field? Well, I would say that Sarfraz have always been a very strong captain, a captain that wears his heart on his sleeves. People like that, you know, who would have been so good for Pakistan over the years, certainly they're going to be missed. But as we go along, that we can find people with the same passion that Sarfraz has. Nadeem Umar is known to hold you in high regard and treats you with Pakistani cuisine as well. Which dish do you enjoy the most? Oh, there's all the dishes I love. My mutton rogan gosh, my mutton karai. I love my yellow dal. You know, I just love food with spices anyway. And Pakistan, I guess, and most of the Asian countries are filled with that. You were famously called King Richards for your batting, and rightly so. Now Virat Kohli in India and Babar Azam in Pakistan are called King. What do you say about it? No, I don't know about King. The King, I guess, is the one who I guess is the ruler over everyone. But I guess when you see people like Virat Kohli, Babar Azam, they have done great justice, in my opinion, to the game of cricket. And just hopefully that these individuals can continue, the younger ones as well. I've always felt that Pakistan have been blessed with magnificent cricketers and talent. And we're just hoping as we go along that some of these talent may be unearthed. Babar is not seen in good form in these days. What does Babar need to do get back into form? Well, it happens to everybody. Regardless of how good you are as a batsman or a bowler or whatever, you go through bad times. I guess this won't be the first time that he would have been in this particular position. But at the end of the day, he's a very good player, great player. And I know for sure at some point, he will certainly find his form again. You used to play aggressive cricket even before T20 came along. Do you ever think I wish T20 cricket existed in my era? It would be nice. It would have been nice, but it is so good to see that there's a lot of good cricketers and good batsmen around who are doing justice to T20. We would have had the people like the Chris Gales and all the great players, the Purans and all the great players in the T20 tournaments around the world. So I guess we should be excited with what the future have in store.
You face some of the greatest bowler in history and perform consistently. Do you feel modern cricket lack bowler of that caliber? Well, there's so many cricket that has been played. That's been played now that I guess yes, I'm pretty happy with the way the game's going at present. The only thing that I may be a little bit worried about is that the guys are so good today. The bats that you have today are much improved. And to be fair, I do not think 65-yard boundaries do justice to the great bowlers that you have around. Is it fair to say that the current rules have turned cricket into a batsman's game? Well, when you look, maybe some bowlers may say that because of the boundaries. I guess if you can make it a little fairer, in my opinion, for everyone, batsmen, bowlers, I think it would be much more benefit to the game in the future. Wasim Akram often tells a story where you got angry and come looking for him all the way to the dressing room. Do you remember that? Well, we all get angry at some point, but as we get older, we should learn our lessons on the way we should behave, and I guess that I'm a much better person now. Now that we are in retirement, it's all good. Which Pakistani cricketer were you personally close to during your playing days? Javed Miandad. I've always felt that Javed Miandad was one of the better players in the world. And I've always said as well that if I needed a batsman to bat for my life, it would be Javed Miandad. Pakistani current team has not been performing that well. In your opinion, what are the reasons? Well, I'm not sure. I guess the players and the administrators got to find that answer. I've always said in the past that Pakistan have always had good cricketers. It's finding the team, I believe, to do justice to the talent that you have here in Pakistan. But as you know, teams go through bad times, and I believe that Pakistan will come good again. You also like the batting of Shahid Afridi, although now he is retired. Boom Boom have always been an exciting player, and as you can see from the fan base that he have around the world, that there are people who really appreciate what people like himself and all the other great cricketers would have done for the game. You have a massive fan following in both India and Pakistan. Do you think the two teams should resume playing a bilateral series? Well, I honestly believe that. I believe that when you look around and you see some of the problems that we have in the world, that at some point, the sports, in my opinion, brings people together. And I'm just hoping that in the future, these things can happen, which would help to make a better world. If suppose Quetta qualify for the final, which another team you want to play against? Wow, that's a tough question. We're hoping to be there. We still got a long way to go. There's still a good way to go in this particular tournament. We've got to. I wouldn't put myself there. We still got to work our way, get into the final or to the final four. And if we do so, then I think we can appreciate being in the final. Thank you very much for your time. विवियन रिचर्ड्स की गुफ्तगू आपने सुनी. उनका कहना था कि क्वेटा की टीम को कि अभी एक दो मैच हार गई शुरू में, लेकिन कमबैक करेगी. अच्छे प्लेयर्स पर टीम मुश्तमिल है. सऊद शकील अभी यंग कैप्टन हैं और सीख रहे हैं. अपने प्लेइंग कैरियर के हवाले से भी उन्होंने बताया कि जावेद मियांदाद को कितना पसंद थे और मिसाल भी पेश की. वसीम अकरम के जो यादगार वाक़या था उसका भी बताया कि उस वक्त गुस्से में आ जाते थे तो ऐसा हो जाता. बाबर आजम के हवाले से कहा कि वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं और फॉर्म में जल्द वापस आ सकते हैं. इसी तरह पाकिस्तान टीम के हवाले से भी उन्होंने ये कहा कि टीम जल्द फॉर्म में वापस आने की मुकम्मल अहलियत रखती है. क्वेटा के हवाले से उन्होंने ये भी उम्मीद जाहिर की कि ये टीम फाइनल खेलेगी. पाकिस्तानी खानों से भी अपने रग़बत का उन्होंने इजहार करते हुए बताया कि मटन कढ़ाई वगैरह उनको कितनी पसंद है. फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़. इंटरव्यू आपने मुलाहिज़ा किया सर विवियन रिचर्ड का, और उन्होंने अपनी जो गुफ्तगू है क्रिकेट के हवाले से एक अच्छी जो है अपनी राय का इजहार किया. प्रोग्राम का आज का वक्त ख़त्म हुआ जाता है. हमें दीजिए इजाज़त. तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.